बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज एक ऐसा प्रोग्राम हम पेश करने के लिए जा रहे हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं छोड़ते, हमें मारते हैं, हमें गोली मार देते हैं। अगर कुछ हमारे पास अगर मोबाइल और हमारे पास हमारा वॉलेट है, पर्स है, छीनने के बावजूद हमें गोली मार दी जाती है। हम का मतलब हम कराची वालों को, आपको ये मेरे ख्याल में कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हम लोग कितने महफूज हैं। फिर एक वाक़या होता है, हम देखते हैं कि हमें ये भी पता चल जाता है कि दहशतगर्द भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं कराची के अंदर। जो लांडी में जो गैर मुल्की जो हमारे मेहमान थे उनके ऊपर जो हमला हुआ, जो कि नाकाम हो गया, लेकिन ये तो पता चल गया कि हम लोग कितने महफूज हैं और यहाँ पर दहशतगर्दों की एग्जिस्टेंस से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब कुछ वाक़यात कराची में जो बाकी लोग रह गए हैं उनके साथ कुछ इस किस्म के हो रहे हैं कि अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके हाथों में अपना लहू तलाश करना शुरू करें। अभी मैं मलीर में मौजूद हूँ। मलीर में अस्मा काशिफ नाम की एक ख़ातून, घरेलू ख़ातून, 3 बच्चों की माँ और एक बज़ाहिर एक हैप्पीली मैरिड ख़ातून जो थी, जो कि इस घर में मुकीम थी, बड़ी पुरअसरार अंदाज में उनकी लाश मिलती है टैंकी से और उनकी दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। बड़ा ही यहाँ पे पुलिस भी आई हुई है, मैं लोगों से भी बात करूँगी, इनके घर वालों से भी बात करूँगी। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, हम लोग क्या मतलब कानून का जो एक रेट है क्या उसको चैलेंज करना हमने अपना फ़र्ज़ समझ लिया है, या ऐसा क्या हो गया घरों में आकर ख़वातीन को मारा जा रहा है, ख़वातीन को उनको कत्ल किया जा रहा है, बहिमाना अंदाज से कत्ल किया जा रहा है। इसी मलीर में अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ चंद घंटे पहले की बात है, या आप कह लें कि 24 घंटे पहले इस जो है वो यहाँ पर एक ख़ातून को डकैती के दौरान उनको मार दिया जाता है डकैतों की जानिब से। लेकिन फिर रिएक्शन के तौर पे जहाँ पे पब्लिक थी वहाँ पर उन्होंने एक डाकू को भी, उस जिसने उनको मारा था उसको मार दिया, डाकू को। हम ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ये एक शहर में नहीं रह रहे, बल्कि कानून नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, और कानून नाम की चीज़ की या उसकी रेट ना होने की वजह से हमें जो लगता है कि हमें किसी को मार देना चाहिए, मतलब आप सोचिए किसी की जान लेना ये कैसा अमर है। मुझे अगर कहा जाए कि इस वक्त ये इधर एक कुत्ते का ये जो बिल्ली और कुत्ते यहाँ पे फिर रहे हैं, मुझे अगर कहा जाएगा कि मैं उस जानवर को मार दूँ तो मैं नहीं मार सकूँगी, लेकिन हम कहाँ तक चले गए हैं। हम किसी ज़माने में जान लेना हमारे लिए जो था वो एक एक्सट्रीम पे एक क्राइम होता था। आज हम कहाँ पे हैं कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे नुक्कड़ पर हम किसी की जान ले रहे हैं और हम सुन रहे हैं, और ये रोज़ ब रोज़ ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस वाक़े को हम लोग कवर करने के लिए आई हुई हैं इस वक्त ख़ासा यहाँ पर जो है वो रकता आमेज़ यहाँ पे मनाजिर हैं। 3 बच्चों की वो माँ थी। क्या हुआ था ये हम जानते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं K21 के हारून रशीद, जो क्राइम स्टोरीज़ कवर करते हैं, वो हमारे साथ हैं। हारून, ये बताइएगा कि ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। ये अस्मा काशिफ नामी 38 साला खातून जो कि 3 बच्चों की माँ हैं और बज़ाहिर इनका घर भी देख के लग रहा है कि माशाल्लाह से एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी, ये इतना बहिमाना अंदाज में कत्ल, 3 बच्चों की एक माँ का और औरत का कत्ल, टैंकी में दोनों हाथों की नसें कटी है, क्या ये क्या हुई? जी बिल्कुल इसी तरह का ये वाक़या है। ये ख़ातून का जो जब हमारी बात हुई अस्मा काशिफ से, इनके शोहर काशिफ, इनसे इनका कहना था कि मैं ड्यूटी पे चले गया तो इसके बाद मेरी वाइफ से मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ, मैंने मैसेज किए तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ। तो जब मैंने बच्चों ने स्कूल से भी आना था, जो कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, इसके बाद मैंने अपनी सास से रब्ता किया। सास ने आके जब घर के जो है कि उनके पास चाबी थी, गेट खोला, वो उन्होंने घर में अंदर गई तो पानी की मोटर चल रही थी, उन्होंने वो बंद की। इसका घर में देखा तो उनका कहीं भी नामो निशान नहीं था उनका। एक उस वक्त उन्होंने जब चीज़ देखी तो इन्होंने फ़ौरी तौर पे उस खातून ने अपने दामाद को कहा, दामाद काम छोड़ के वापस आए। इन्होंने इधर उधर तलाश भी किया। इसके बाद जो है इन्होंने जब पानी के टैंक में देखा, किसी को ख्याल है कि पानी के टैंक में देखते हैं, तो वहाँ पर जो है इस खातून की लाश मिली। अच्छा, घर के अंदर से जो है कोई ऐसी चीज़ जो है वो गायब नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई। हाँ, कुछ चीज़ों का सामान को आगे पीछे किया गया है, जिस तरह घर पे कोई जेवरात थे वो मौजूद है। सिर्फ खातून का एक पर्स गायब बताया जा रहा है और एक मोबाइल फ़ोन है जो कि खातून का अब तक नहीं मिला है, वो गायब है बिल्कुल। इसके बाद खातून के हाथ में जो एक अंगूठी बताई जा रही थी वो गायब है। अच्छा,
खातून को जो है जिस तरह इसका कत्ल मर्डर हुआ कि दोनों हाथों की नसों को काट के पानी के टैंक में जो है ना फेंका गया है, जिससे ज़ाहिर वाज़ेह तौर पर हो रहा है कि इसको किसी ने मर्डर किया है। ये कोई डकैती के दौरान का वाक़या नहीं है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कराची के अंदर जितनी भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई या घरों पे अभी हुई हैं, तो वहाँ पर आज तक जो डकैतों ने किसी भी खातून को या किसी भी मर्द को घर पे अगर मजम्मत पे मार भी देते हैं तो उनकी लाशों को इस तरह टैंकियों में नहीं फेंकते, वो वहीं पर छोड़ के जो है ना वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वो निकलने की कोशिश करते हैं। ये तो प्लान बाकायदा एक प्लान बनाया गया था, उस प्लान के तहत जो है ये कत्ल किया गया। अब तक जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई, उन्होंने कहा ये ब्लाइंड मर्डर है, हम इस पे जो है ना मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसका जो है मुख्तलिफ जो है तफ्तीश पे अब पुलिस इनको कुछ इनके रिश्तेदारों को भी लेगी, कुछ दीगर लोगों को लेगी। तो एक ये ब्लाइंड मर्डर है। अब पुलिस के साथ तक ब्लाइंड मर्डर का मतलब यानी कि एक अंधा कत्ल हम इसको कंसिडर कर तो रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। मुख्तलिफ पहलुओं से बकौल आपके कि आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हम मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक ब्लाइंड मर्डर है। दैट्स वाई हम लोग इसको मुख्तलिफ पहलुओं से इसको इसकी तफ्तीश करेंगे। अगर तफ्तीश कर भी रहे हैं और ये ब्लाइंड मर्डर भी है, बात यह है कि हारून भाई आप जानते हैं कि 3 बच्चों की माँ गई है, ये छोटे छोटे 3 बच्चे, ज़ाहिर है कि और मैं सोच रही हूँ कि इन बच्चों पे क्या उस वक्त गुजरी होगी जिस वक्त माँ ने रुखसत किया होगा मदरसे के लिए, स्कूल के लिए, और जब वापस आए होंगे तो माँ की इस तरह की लाश बनी होगी। आप सोचिए ना हारून भाई, इसी मलीर के अंदर मेरे ख्याल है कि शायद 24 से 48 घंटे पहले एक खातून का मर्डर हुआ डकैती पे, मुज़ाहमत पे, और वहीं पे उस डाकू को भी जो था पब्लिक इश्तियाल में आ गई और उन्होंने डाकू को भी मार दिया। आपको नहीं लगता कि ये हर गली के अंदर उसमें मतलब कत्ल करना, किसी की जान लेना, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल बन गया है? जी बिल्कुल, इसी तरह के अगर हम उसी ये दोनों जो एक दूसरा जिस वाक़े का आप जिक्र कर रही हो उस पर आवाम से जो है डके लूट मार कर रहा था, उसने फ़रार होते जब फायरिंग की तो चलती खातून जो है वो गली जो वहाँ से गुजर रही थी उसको गोली लगी और वहीं पे जो है ना अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो आवाम ने उस डकैत को पकड़ लिया, तो आवाम के तशद्दुद से जो है वो डकैत भी हलाक हो गया। अगर हम बात करें रवां साल की, अब तो रवां साल का ये 4था महीना है मैक्सिमम, यानी कि आप ये लगा लें कि 3 महीने 20 दिन के दौरान रवां साल में अब तक जो है 62 शहरी जो है डकैतों के हाथों अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। अगर हम वारदातों की बात करें, बड़ी वारदातों की, तो 1 करोड़ से ऊपर की वारदातें भी जो है 4 के करीब जो इस तरह की बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, जो डकैत 1 करोड़ रुपए से ऊपर की मालियत लूट के लेके चले गए। इस तरह अगर हम ज़ख्मियों की शहरी की बात करें तो वो 100 से ज़्यादा इस जो है ना रवां साल में हो चुके हैं। पिछले अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के मुकाबले 2024 में वारदातों का तनासब जो है 90% पिछले साल से इजाफा हुआ है। अगर हम पिछले 2023 की बात करें तो मुश्किल से जो 120 या 127 शहरी जाँ बाक हुए थे, लेकिन इस रवां अभी तो 4 महीने नहीं गुजरे कि जो है 62 शहरी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके। कराची अगर हम पुलिस की बात करें तो कराची पुलिस जो हमें इस वक्त जो कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। पुलिस की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि IG सिंध है गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने मुदरसे मावा गुटके के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स वगैरह तो बना दी है, लेकिन जो बढ़ती हुई कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं इसके लिए कोई मखसूस जो है अब तक इन्होंने जो है वो कोई फोर्स नहीं बनाई। जिस तरह इन्होंने मावा गुटका के ख़िलाफ़ टास्क फोर्स बनाई है, अगर इसी तरह इनके ख़िलाफ़ भी कोई टास्क फोर्स बनाई जाए तो किसी हद तक जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने में पुलिस जो है कामयाब हो सकेगी। आपने कहा कि पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, ना सिर्फ सरेरात चलते हुए सड़क के ऊपर रास्ते में ना सिर्फ गैर महफूज हो चुके हैं शहरी, बल्कि वो अब अपने घरों में तक में जो है वो गैर महफूज हैं। ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा हारून भाई कि MQM की तरफ से एक मुतालबा सामने आ रहा है इन तमाम तर हालात को देखते हुए कि अब पुलिस के बस की बात नहीं रही है अमन व अमान कायम करना और कराची के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, तो बेहतर होगा कि एक मरतबा फिर से फ़ौज को आवाज़ दी जाए और फ़ौज के हवाले कर दिया जाए इस अमन व अमान की सूरत हाल को। आपको लगता है कि वाकई में अब पुलिस के हाथ से मामला निकल गया है? जिस तरह के मामला अब हो रहे हैं, ये पुलिस को वाकई में फ़ौज को बुला लेना चाहिए या उनको मदद, जिस तरह इनका एक मुतालबा है MQM का, आपको लगता है कि वाकई में इस नहज तक आ गया है कराची का मामला अमन व अमान का?
का? देखिए उस हद तक तो नहीं आया, लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की तो सिंध रेंजर्स जो है वो कराची में काम करती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर पुलिस का देखें तो कराची की पुलिस जो है वो 44,000 से ज़्यादा है। अगर हम कराची के थानों की बात करें तो कराची थानों में 15,000 के करीब भी, कराची के तमाम थानों की मुकम्मल नफरी 15,000 भी नहीं है। ज़्यादा नफरी जो सिक्योरिटियों पे लगाई गई हैं, जो यहाँ कोई सिक्योरिटियों पे किसी के साथ लगी हुई है, कोई इमरजेंसी ड्यूटियों पे लगी हुई है। अगर उन नफरियों को, इसके बाद जो कराची के 3 बड़े हेडक्वार्टर हैं, मलीर हेडक्वार्टर, वेस्ट हेडक्वार्टर और गार्डन हेडक्वार्टर, इन 3 हेडक्वार्टरों में 10,000 के करीब नफरी मौजूद है। वो वहाँ क्या कर रही है? इसके साथ साथ SSU के अंदर 6 से 7,000 नफरी है। अगर इसके बाद RRF में भी जो है 5 से 6,000 की नफरी है। वो वहाँ नफरी क्या कर रही है? अगर ये तमाम नफरियों को कराची के तमाम थानों में मैक्सिमम 300 400 के अगर पुलिस एहलकारों को इनकी वहाँ ड्यूटियाँ लगाई जाएँ तो पुलिस आपको हर जगह नज़र भी आएगी और किसी हद तक ये स्टे क्राइम की वारदातें में रोकने में कामयाब भी हो सकेंगे। जब तक हमारे हुकूमती नुमाइंदे इन सिक्योरिटी पे लगे हुए पुलिस एहलकारों को, वो तीनों हेडक्वार्टर में इतनी नफरी, वहाँ क्या काम है हेडक्वार्टरों में इतनी बड़ी तादाद में नफरी का, या SSU के में जो है इतनी नफरी का क्या काम है? RRF में इतनी नफरी वहाँ बैठ के क्या कर रही है? अगर उनको इस चीज़ों पे लगाया जाए, इन थानों में मुंतकिल किया जाए, यहाँ वो ड्यूटियाँ करें, तो क्यों नहीं स्टे क्राइम की वारदातें पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकेगी? फिर क्या कर किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद। इस खातून को जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया है, आप ज़रा सोचिए कि 3 बच्चों की माँ है, 3 छोटे छोटे बच्चे, मदरसे और स्कूल जाने वाले बच्चे। आप ज़रा अपने आप को इस जगह पे रख के सोचिए। देखिए, अगर हम अपने घरों तक में महफूज नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि मामलात अमन व अमान के इस नहज तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप ये कह लें कि बहुत सारे इदारों के हाथ से मामलात निकल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली 2023 में जितने कुल मिलाकर मर्डर हुए थे डकैती के दौरान में, रमज़ानुल मुबारक तक में ये बटन जो था, इसको ये सुर्ख उस पर नहीं आया, अब अपनी बत्ती पे नहीं आया। यानी कि रमज़ान में भी मुसलसल ये मर्डर्स होते गए डकैती पर मुज़ाहमत पे। रमज़ान में भी डकैतियाँ होती रही। एक वक्त था कि थोड़ी सी इखलाकी गिरावट जब कम थी तो ये कहा जाता था कि भाई रमज़ान के महीने में तो कम से कम थोड़ी सी अमान हासिल होगी, वो भी तो अल्लाह के बंदे मुसलमान ही होंगे ना कहीं जैसे भी हैं, लेकिन कम से कम रमज़ान का तो लिहाज करेंगे। हमने रमज़ान में भी लाशों को गिरते हुए देखा इसी शहर में। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल वक्त अगर मुझसे अगर पूछा जाए, मैं तो कम से कम हाथ खड़े करती हूँ। मैं अपने आप को इस शहर कायद में महफूज नहीं समझ रही। इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इसके बच्चों का सामना इस औरत के कैसे करूँ, अस्मा काशिफ नाम की इस खातून की माँ का सामना कैसे करूँ। सब इस वक्त संभल जाएंगे, वक्त के साथ साथ नहीं संभलेंगे, इसके बच्चे नहीं संभलेंगे। जनाब, मैं अब इस घर के अंदर जा रही हूँ और मैं बड़ी हिम्मत करके मैं अस्मा काशिफ जिनका मर्डर हुआ है उनकी वालदा से बात करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो है सबसे अहम आई विटनेस। सबसे पहले आप ज़रा सोचिए कि क्या कर्ब का ये लम्हा होगा किसी माँ के लिए कि उसने अपनी बेटी की लाश उस माँ ने देखी हो सबसे पहले। आप सोचिए, वो जितने भी साहिबा औलाद है, मैं तो साहिबा औलाद नहीं हूँ, आप में से जितनी भी माएँ हैं वो ज़रा अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक माँ के लिए ये कैसी एक क़यामत होगी। मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे में सच्ची बात है कि हिम्मत नहीं है। ये मेरे असाब का इम्तहान है, क्योंकि मुझे एक ऐसी माँ से बात करनी पड़ रही है जिसने अपनी बेटी की लाश को देखा हो। और बिल्किस खातून मेरे साथ मौजूद है। मैं मुझसे ना आंटी, सच्ची बात यह है कि मुझसे ना अल्फाजों का रब्त नहीं बन रहा है एक माँ से बात करने के लिए जिसने अपनी बेटी की लाश को देखा हो। मैं भी इंसान हूँ। मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा कि इस वक्त अगर पहला सवाल मैं आपसे ये करूं कि आपको इस वक्त अब हो गया जो होना था, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको क्या, किस तरह? अपनी बेटी के कातिल चाहती हूँ। मेरी बेटी को ऐसी मौत दी, ऐसी मौत मैंने कभी नहीं देखी, कहीं ना फिल्मों में देखी ना दुनिया में देखी। ऐसी मौत दी मेरी बेटी को। मैं जब वहाँ से आई, ताला चाबियाँ मेरे पास से थी, आते मैंने गेट खोला, मेरे बराबर लेके मियाँ बीबी दोनों थे, उन्होंने लाटली बेचे हुए थे। यहाँ पर आकर मैंने गेट खोला, मैंने पाँव रखा था, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, इस कमरे में पानी,
वहाँ पर पानी, वहाँ पर पानी। इन लोगों ने नाश्ता किया, खाया पिया, वॉशरूम गए, गंदा किया, सब कुछ किया। मैंने कहा अल्लाह आसमान कैसे तो कभी नहीं करते, इतना तो कभी गंद नहीं किया। फिर मैंने कहा देखो टैंक में कितना पानी रह गया, सारा लेकर गया होगा। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने झुक कर नीचे नहीं देखा। बस मैंने ढक्कना खोला और देखा, मैंने कहा अब पानी तो सब खत्म हो गया। अब फिर ये दोनों नहीं अभी भी बोलेंगे कि पानी नहीं है, अब कहाँ जाएंगे ये लोग। मुझे क्या पता था मेरी बेटी की बंधी हुई लाश चेनों से, रस्सियों से, कपड़ों से, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ, तौलियों से बंधी हुई मेरी बेटी का हाथ ऐसे दोनों नसें इतनी कटी हुई मेरी बेटी। अच्छा माजी देखिए, अभी आपको बड़ा हौसला करना है। मुझे पता है कि आपके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन जाहिर है कि इंसाफ दिलवाना है तो आपको थोड़ा हौसला करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे ज़रा याद करके मुझे बताइएगा कि अस्मा का राब्ता कितनी देर पहले अपने शौहर से और आप लोगों से मुनक़ता हुआ था कि आपको थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है? मेरा सुबह से राब्ता ही नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। इनकी नंद से राब्ता हुआ था, उनसे बातें थी कहीं वॉइस मैसेज से। उनके बाद उनकी नंद का आज के दिन तारीख थी शादी की, तो उन्होंने रात को फ़ोन किया होगा, तो फिर सो गए थे ये लोग। सुबह को जब उन्होंने मोबाइल ऑन किया ना, तो इनकी सास का मैसेज था। तो उनकी सास ने बोला खाला मैं सो गई थी, अभी आपका मैंने देखा मैसेज। तो उसने बोला ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। उसके बाद इनका फ़ोन ऑफ हो गया और बत्ती भी जा चुकी थी, ये बंद हो गया होगा केबल, तो बत्ती जा चुकी थी। उनके बाद उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर इनके शौहर ने पता नहीं 10 सवा 10 कितने बजे फ़ोन किया होगा, तो इनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर हमारी सामने वाली थी ना, उनको कहीं जाना था, इनसे कुछ काम था, तो इनके पास आए, दरवाज़ा पीटा, इतना पीटा, दरवाज़ा नहीं खुला। बोला मशीनें चालू पड़ी हैं, पंखों की आवाज़ें आ रही हैं, अस्मा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? फिर वो बराबर वाली के घर गए, उन्होंने बोला अस्मा कहीं गई है? बोला नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले बच्चों को पिकअप करके तो अंदर घुसी है हमारे सामने। तो उसने बोला वो उन्होंने भी आकर दरवाज़ा पीटा। फिर वो इनके शौहर को फ़ोन किया कि भाई दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे भाई को, छोटे वाला भाई है ना, उनको फ़ोन किया कि घर में फ़ोन दो। उन्होंने आकर मुझे मोबाइल दिया, कि मेरे बहू को दिया। मेरे बहू ने बोला अम्मा मैं कुछ हिसाब किताब कर रही थी। उसने बोला अम्मा ये रखो, आपा बाजी के घर की चाबियाँ लेकर जाओ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ? बोला आपा बाजी काशी भाईजान का फ़ोन है, बोला पंखे मशीनें सब चालू हैं, आसमा बाजी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। मैंने कहा अच्छा ना। मैं पेट में एकदम सी वो हो गई ना, एक माँ के दिल जो होता है वो होता है, झटका लगता है, एकदम डर बैठ गया। मैंने कहा शायद इन दोनों में नोक झोंक, मियाँ बीवी में सब में होती है। तो मैंने कहा शायद होगी, उसको डराने के लिए चली गई होगी। कभी 11-12 सालों में कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से बाइक अपने देवर के बेटे को बोलती बाइक निकाल जल्दी। उसने बोला क्या? मैंने कहा तू निकाल जल्दी। उसने बाइक निकाली। अभी यहाँ मार्केट तक पहुँचे थे, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। वहाँ से पागलों की तरफ सब आदमियों ने मुझे देखा, भागी हूँ। वहाँ से भागते वक्त यहाँ पर रिश्के वालों ने भी देखा। फिर मैं यहाँ पर है, पूरी गली के आदमी लोग, औरतें लोग खड़ी थे, कहाँ है अस्मा? मैंने कहा अबरार भाई आप लोगों को नहीं पता आपकी लाटरी कहाँ है? फिर वो मैं आके मैंने ताला खोला तो पहले पानी में यार मेरे पाँव लगा। मैंने कहा पानी पानी हो गया। फिर मैंने टैंक खोला कि देखो पानी कितना है। टैंक खोला तो मेरी सिर्फ यहाँ पर निगाह गई, इस साइड पे नहीं देखा मैंने। मुझे थोड़ी है कि मेरी बेटी टैंक में होगी। इसी टैंक में? इसी टैंक में। टैंक का ढक्कन बंद था, ऐसे जैसा भी बंद है ना, उस वक्त भी यही बंद था। फिर मैं आती है कमरे में, देखा उस कमरे में जैसे कि जंग हुई हुई हो। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी ना। वो कहाँ उसकी सारी चीज़ें बिखरी हुई, पलंग कहाँ से कहाँ, चादरें कहाँ से कहाँ, बहुत कुछ हुआ था उस कमरे में। मुझे आंटी बस आप में चूँकि हौसला है, मैं बड़े हौसले के साथ आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि देखिए आंटी, आपको इंसाफ चाहिए और हमें भी इंसाफ चाहिए इस वजह से, क्योंकि आज अगर खुदा ना खास्ता अस्मा के साथ ही हो सकता है, किसी और के साथ होगा, मेरे साथ हो सकता है। तो मैं ये इस वजह से सवाल करूँगी आपसे। यानी मुझे ये बताइएगा कि आपको किसी पे शक के सिर्फ डकैती, देखिए ये पूरा का पूरा पैक है इस वक्त जी। अमूमन ऐसा होता है कि जब डकैती करते हैं ना घर में, तो ऐसा होता है कि कोई मतलब यानी कि बेल बजती है, या फिर आप अगर फ़र्ज़ करें कि अंदर आ रहे हैं ना आप, तो आपके पीछे ही वो आपके उसमें जो है वो गन निकल, इसी तरह कुछ हुआ। यहाँ से कुछ हुआ या पीछे घर सारी घर खाली है। मेरे शोर को ऐसे शक हुआ ना कि इतनी बड़ी बड़ी ऐसी यहाँ पर ग्रीन है ना, वहाँ पर ग्रीन नहीं है, क्या पता वहाँ से उनकी छत और इनकी छत एक है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी दीवारें। इतने छोटे बच्चे भी है ना, अंदर कूद के बॉल चले जाते तो उठा के ले आते हैं। मैंने कहा कि कुछ मेरे शोर को, मैंने कहा यहाँ से जाएंगे तो सामने घर है वहाँ पर। ये बताइएगा कि आपको मुकम्मल तौर पे यकीन है कि ये डकैती का ही शख्साना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दुश्मनी, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ? इसकी तो किसी के, ये तो टूटे दिलों को मिलाती थी।
ये लड़ाइयों को ख़त्म करती थी, ये वो लड़की थी, दूसरों के दुख दर्द को समझती थी। ये डकैती हुई है? डकैती मुझे नहीं लगती है आंटी। फिर मुझे बताइए ना कि अगर मुझे ऐसा लगता है कोई जानने वाला, क्योंकि मेरी बेटी उसको पहचान चुकी थी, तभी तो मेरी बेटी को मार डाला। इसका मतलब ये है कि कोई पहचान वाला था? कोई पहचान जो दरवाजा सारा मोहल्ला जानता है, दरवाजा नहीं खोलती थी। 10 दफ़ा पूछती थी, मैं माँ हूँ ना, मैं भी आती तो कौन कौन, मैंने कहा तेरी माँ है, तेरा बाप है, तेरे बाप के साथ दुम्बा है, खोल तो सही दरवाज़ा, तब खोलती थी। कल टैंकर वाला टैंक डालने आया था, उसने बोला ये सवाल ही पैदा नहीं होता, वो दरवाज़ा नहीं खोलती, वो 10 दफ़ा पूछती थी, फिर वो खिड़की से अंदर से देखती थी, फिर वो दरवाजा। मतलब ये कि आपको ये लगता है कि कोई जानने वाला था, जो कि ऐसा महसूस होता है कोई जानने वाला। डकैती होती तो सब घर लूटते ना, सब चीज़ें फेंकते ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अलमारी के कपड़े जहाँ थे वहीं थे, जहाँ सामान पड़ा सब सामान में सब वहीं, सिर्फ एक अंगूठी जो अभी ली थी वो उसकी निकाली गई है, और जो बटुए में जितना पैसा था वो ले गए, बटुआ निकाल कर मसेरी के नीचे फेंक दिया बस। यानी कि कुछ ना कुछ तो गया है। सोने की अंगूठी 90,000 की थी, और BC का पैसा था, बच्चों की ईदें थी, इस बच्चे के मन्नत के उतारने के लिए देगों के पैसे थे, इसके अंदर बहुत पैसा था। इसके अंदर कितना होगा ये मुझे भी नहीं पता, इसके शौहर को भी नहीं पता होगा। आंटी, आप बड़े हौसले वाली खातून हैं, और मैं यकीन माने कि मुझे बड़ी हौसला मिला है आपसे बात करके। मेरे साथ इस वक्त रुखसाना खातून मौजूद हैं, जो कि फुप्पो हैं अस्मा काशिफ की। आपने अस्मा की आप की फुप्पो हूँ। अस्मा की ही मैंने कहा है, अस्मा काशिफ की फुप्पो आपको मैं ये कह रही हूँ कि वो उनकी आप फुप्पो हैं। ये मुझे बताइएगा कि एक बड़ा अहम पॉइंट आपने मुझे बताया कि मीडिया में एक गलत कॉन्सेप्ट, एक गलत खबर चली है आप लोगों के इस केस के हवाले से। जी। क्या वो थी कि पोस्टमार्टम को लेकर ये कहा जा रहा है कि आपको ये एतराज़ है कि पोस्टमार्टम के लिए ये कहा जा रहा है कि आपने शायद इजाज़त नहीं दी, आपने ताबून नहीं किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे सामने सारे पुलिस वाले, सारी जो जब बच्ची को लेकर आए थे वहाँ से हॉस्पिटल से, इसका थोड़ी देर के बाद इसका सारा तहकीकात की, ये सब कुछ देखा है। हमें एक एक चीज़ हाथ लगाने से मना किया गया कि एक एक चीज़, आप किसी चीज़ को हाथ टेंक के ढक्कन, लोगों का आना जाना बहुत रश था घर में, बहुत। एक तरफ पुलिस वाले आ रहे हैं, दूसरी तरफ सब देख कर रहे हैं अपनी तहकीकात उसमें, इसलिए कि हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज़, टैंक का ढकना तक खुला हुआ था, सारी चीज़ें उनकी जो इसके साथ हुआ बच्ची के साथ सारे ऐसे ना खुले लिए थे, वो बाद में लोगों ने बंद कर दिया होगा। यानी कि पोस्टमार्टम को लेकर आप लोगों को ये किसी किस्म का आपकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं था? कोई एतराज़ नहीं और था। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, और हमारे सामने हुआ है बच्ची का, सिविल में हुआ है, सिविल में हुआ है पोस्टमार्टम। ये आज उनकी रिपोर्टें मिलेंगी, ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आज मिलेंगी। आपका झूठ बोल रहे कि मेरी बेटी के घर वालों ने मना किया। मीडिया वाले हमारे साथ नहीं देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप देखिए, मैं जाएंगे हम? इसकी फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके साथ खड़े। ये जो मेरा डोमेन है ना, इसमें तो आप 1000 मरतबा मुझे आवाज़ देंगी ना, मैं 1000 मरतबा आपके साथ खड़ी होंगी। आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। ताउन से ही हम लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे, वरना हम जिंदगी भर रोते रहेंगे, हमारे बच्ची के कातिल नहीं मिलेंगे। अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, उसका अगर मैं लुब्बे लुबाब निकालूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र है, वो इज़्ज़त देने वाला है कि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम है जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और अगर हमने कभी भी कोई स्टोरी हाईलाइट किया ना, वो ऊपर तक गई है और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है। और मैं अस्मा काशिफ के भी इस प्रोग्राम को मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह आपको उसका अजर देगा अल्लाह कि मेरे बेटी के कातिल मिले, मैं उनका कलेजे निकाल कर काटूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने ये कहा जैसे मेरी बेटी को मैं उससे भी बुरी मौत मारूंगी, मैं खुद मारूंगी, मैं छोड़ूंगी। मेरे 9 साल के बाद मुझे अल्लाह ने वो औलाद दी थी, फकीर थी अमामों की, औरत थी मेरी, करने वाली, सबको साथ लेने वाली, सबके साथ चलने वाली, हर किसी की दुख दर्द में काम आने। उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो किसका दिल, सारी दुनिया रो रही है, सारी दुनिया रो रही है। अब मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, ये वो टैंक है। आप ज़रा 1 मिनट के लिए, मैं नहीं चाह रही थी मैं इस माँ के सामने ये बात करूं, लेकिन इनमें हौसला इस तरह से मैं ये ले, ये वो टैंक है जिसके अंदर उस अस्मा काशिफ की लाश पड़ी। इस माँ का सब घर भर चुका था, उन लोगों ने मेरी बेटी को अंदर डालकर मोटर खोल दी थी, पंखे खुले, मोटर खुली, ये यहाँ तक पानी था, वो घर भरा, ये घर भरा, ये सहन भरा। इसके अंदर से हम लोगों ने खून वाला पानी निकाला है, जब सफाई की है ना, खून वाला पानी निकला है कल इसके अंदर से। जो रगे काटी थी उसका जो खून, जी, इनकी हड्डियाँ निकल बाहर आ गई थी, नसें निकल रही थी, इतने बड़े बड़े गाले थे। उन लोगों ने बहुत बेदर्दी से मारा है, बहुत हाथ इसके यहाँ बंधे हुए थे, मुँह पर तौलिया उसके बाद ऐसे बांध गए थे
कैसे मेरी बेटी सांस लेती, उसके वो ढक्कन ढक दिया। मैं तो इत्तेफाक से आई यहाँ पर आकर, मैंने खोला है, खोल के मैंने देखो कितना पानी है, मैंने खोला तो सामने है, मैंने यहाँ तक नहीं झुका। बस रात को मेरे जिनकी चचा ससुर के बेटे, मैंने कहा बिलाल एक दफ़ा देख लो ना, बिलाल बिलाल माँ वो टैंक का ढक्कन बंद खुला हो तो गिरेगी ना। मैंने कहा फिर भी मेरा दिल क्यों मान रहा कि मेरी बेटी उसी के अंदर है। माँ के दिल ने ही गवाही दी थी ना कि मेरी बच्ची की लाश कहाँ पे है। इसमें इसको बोला, एक दफ़ा बोला, इसका माँ भी गवाह करी है, ये नहीं देखो इसकी सब हंस रहे थे ना, बोले बच्ची है जो टंकी में घुसेगी, ये बोले अल्लाह टंकी को दे। माँ थी ना, पैदा किया था। हाँ, और यहाँ ही हम लोग बैठे हुए हैं कोने पर, वो बहू को बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है आसमां यहाँ ही है, आसमां यहाँ है, मेरा दिल बोल रहा है यहाँ ही आसमां। जी 2 बंदे यहाँ पर अंदर गली के थे, ठीक है। जब उनका सर टंकी के ढक्कन तक आ गया ना, तो उनसे नीचे से उठ रही नहीं थी वो, तो फिर मैंने उनको बाजू में से पकड़ के उठाया, और इतना वेट हो गया था उनका, तो वो मेरे पानी के से अंदर नहीं उठ रही थी, और वो मैंने भी उनको यहीं लेटा दिया। जब लेटाया तो उसके दोनों पाँव बंधे हुए थे, पीछे उसके हाथ बंधे हुए थे, हाथों की नसें कटी हुई थी। पूरी रात में उसको पोस्टमार्टम के लिए ले के फिरता रहा। आपका रिश्ता क्या था अस्मा? मैं उसका भाई हूँ। आप छोटे, सबसे छोटे भाई हो। और जी, अस्मा के बाद का भाई हूँ मैं। अस्मा बड़ी है, उसके बाद मैं हूँ। अपनी सगी बहन को आपने इस तरीके से आपने देखा? इस तरीके से देखा, हमें तो पता भी नहीं था। मैंने तो ये तक बोला कि ये कहीं चली गई है, देखो मेरा नाम आसिम है। आसिम खून खोल रहा है इस वक्त, क्योंकि ऐसा खून खोल रहा है कि वो मेरे को मिल जाए कि उसके मैं अभी अभी टुकड़े कर दूँ यहीं। ये देख रही हैं आप, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? माँ का प्यार इन्हें कोई दे सकेगा? मैं भी नहीं दे सकती, कोई भी नहीं माँ देगी ना, वो कोई नहीं दे सकता। जो इनकी माँ है वो इनको इतना प्यार कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हम खाली इतना गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सिंध पुलिस से ये अपील करते हैं कि इनकी माँ के कातिलों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, और हमें इंसाफ चाहिए। आप बेफिक्र रहें, हम उनका पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ, हम उनका पूरा ताउन करेंगे, और हम इंशाल्लाह हमें पता है कि वो भी हमारे साथ पूरा ताउन करेंगे। अच्छा अब ये आपको मद्देनज़र रखना है। हमने एक तो बहैसियत मीडिया, हमने अपना सही किरदार सामने लेकर आना है इस केस में, और बाकी केसेस में भी ज़ाहिर है कि हम उसको वही वाले हमारे लिए असूल होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ खबर जो थी वो ऊपर नीचे ऐसी हुई है, मीडिया से थोड़ी सी गलती हुई है। इनके घर वालों को थोड़ा सा एतराज़ है, जिसकी वजह से केस के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई बुरा असर ना आए, इस वजह से बड़ा सोच समझदारी के साथ जो है वो इसको कोट करें, जो भी इसकी खबर है। अब मैं यहाँ से मैं रुखसत ले रही हूँ। मैं अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में इनके जो शौहर हैं काशिफ, उनसे बात करूँगी। देखिए, एक माँ को भी आपने देख लिया, इनको भी सुन लिया, एक भाई का भी आपने हौसला देख लिया। आप देखते हैं कि वो शौहर जिसने अपनी बीवी को खोया, 3 बच्चों की माँ को खोया अपनी, उसका क्या कहना है, उसका क्या मौक़िफ़ है, उसके कर्ब और जज्बात क्या हैं, वो भी ज़रा आप देख लीजिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब ये तो मैं आपको नहीं कह सकती हूँ, खुशामदीद माहौल नहीं है खुशामदीद कहने का। मैं सिर्फ आपको कहूँगी कि प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं बड़ा हौसला करके उस शौहर से बात करूँगी कि जिसने अपनी ज़ौजा को और इन तीनों बच्चों ने अपनी माँ को खोया। काशिफ भाई, सबसे पहले तो अल्फाज नहीं है मेरे पास, और ना मुझे पता है कि ना मेरे अल्फाज से आपको कोई मरहम आपको आपके इन ज़ख्मों पे लगेगा, और ना मुझे पता है कि कोई अल्फाज डिक्शनरी में ऐसे हैं कि जो आपका कर्ब ख़त्म कर दें या इन बच्चों की माँ वापस ले आए। अब बात यह है कि मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि ये वक़ुआ जो हो गया इस वक्त आप क्या चाहते हैं? बस मैम, मैं ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस किसी ने भी ये किया है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, वो आए ना हमारे सामने आए, ठीक है ना। मैंने तो अपनी बीवी खो दी, मेरे तीनों बेटों ने अपनी माँ खो दी, लेकिन अभी जो आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम अपने घर में सेफ नहीं है। मैं सुबह जॉब पे चला जाता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद वो अकेली होती थी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना बेदर्दी से बेरहमी से उसके साथ तशद्दुद किया है, उसकी रगें वगैरह काटी हैं। आप प्लीज़ हौसला रखिए। देखिए काशिफ भाई, आपको अगर हौसला आप नहीं रखेंगे ना, तो ये तीनों बच्चे, ये तो खैर मुझे मालूम है कि अब अल्लाह बस इनके लिए खैर करे, लेकिन आपको हौसला इस वक्त भरना है। अगर आपको इंसाफ चाहिए, थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा। मुझे पता है दुख बहुत बड़ा है आपका। काशिफ भाई, ये मुझे बताइएगा कि इनकी वालदा से मैंने बात की है, इनके भाई से मैंने बात की है,
यानी कि आपकी सास और आपके साले से, आपकी दीगर ख़वातीन से भी मैंने बात की है, तो ज़्यादातर वो ये कह रही हैं, उनकी ख़ासतौर पे वालदा का ये कहना है कि यकीनन कोई अपना जानने वाला होगा जिसको पहचान लिया, डकैती की नीयत से कोई आया होगा जिसको उसने पहचान लिया और अपना सबूत ख़त्म करने के लिए उन्होंने अस्मा को इस तरीके से, क्योंकि अस्मा की ये रूटीन थी, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, जितना मुझे बताया गया है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी अगर कोई भी आता था, जब तक कि वो पूरी उसकी तसल्ली नहीं कर लिया करती थी, सेटिस्फाई होकर फिर वो करती थी। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही होता था। बाज़ वक़्त मैं खुद घर पे आता था, मैं आवाज़ नहीं देता था, सिर्फ नॉक करता था ना, तो वो पूछती थी कौन है। जब मेरी आवाज़ सुनती थी फिर दरवाज़ा खोलती थी, चाहे कोई भी हो। मैं तो उनका हस्बैंड हूँ ना, तो चलो उनको नहीं पता होता था कि मैं हूँ नॉक कर रहा हूँ। जब तक मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी। उसकी शुरू से यही आदत है। तो यानी कि आपको भी ये लगता है कि कोई जानने वाला, कोई ऐसा जानने वाला है, कोई करीबी है, जानते हैं, उसको सब पता है कि इसका शोर इस टाइम पे है, जॉब पे जाता है, इसके बच्चे इस टाइम पे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद घर में कोई मौजूद नहीं होता। इस वक्त पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जी माशाल्लाह से पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है, ठीक है ना। एफआईआर भी कटवाई है और वो तफ्तीश भी कर रहे हैं, हर तरीके से कोऑपरेट कर रही है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जिस तरह से पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है ना, तो बहुत जल्द वो जो भी थे कातिल थे या कोई लेडीज़ थी, उनके साथ एक का काम नहीं है, ये 2-3 बंदों का काम है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला पुलिस इंशाल्लाह ताला इनको है ना पकड़ के हमारे सामने लाएगी। अच्छा, ये आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले औरंगी में एक कत्ल हुआ था एक ख़ातून का, इसी तरीके से घर में डकैती में। और आपको याद होगा कि उसका 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने बड़े जदीद तकनीकी अंदाज में तफ्तीश करते हुए उसको पकड़ लिया था, जो कि उनका भांजा निकला था, सगा भांजा। वो खातून भी घर का दरवाज़ा नहीं खोलती थी, वो भी बड़ी एहतियात करती थी। किश्वर नाम था उनका खातून का, जिनका गला काटा था उनके अपने भांजे ने डकैती की बना पे। तो उस पर आपको याद होगा कि पुलिस को हमने बड़ा क्रेडिट दिया था कि बड़े जदीद अंदाज में अगर आप सही तरीके से तहकीकात करेंगे ना, और ये पॉइंट मेरे ख्याल है पुलिस को भी मेरे ख्याल है कि यकीनन तौर पे ये समझ में आ गया होगा कि अगर खातून की ये रूटीन है ना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई जानने वाला उसके लिए सिर्फ ऐसा दरवाज़ा खुल सकता है, वरना नहीं खुल सकता। वो खातून अभी घर में मौजूद थी, ये भी नहीं था कि वो रास्ते में आ रही थी, उनके पीछे कोई ज़बरदस्ती आ गया हो। ये बाकी पुलिस अच्छे तरीके से तफ्तीश कर सकती है। उन्होंने पहले भी एक केस को हमारे सामने इसी प्रोग्राम में हमने देखा था कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कातिल तलाश कर लिया था। उस कातिल से हमने बात भी की थी, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा वो प्रोग्राम। तो मुमकिन तो है, और अगर सही तरीके से इसकी तफ्तीश के दायरे अगर सही तरीके से आपने जो है वो रखे, उनको सही तरीके से उसकी तफ्तीश की, तो ये कोई इसमें जो है वो दो राय नहीं है कि बड़े आराम से अगर आराम से नहीं तो कम से कम इस तफ्तीश के नतीजे में कहीं ना कहीं आपको सिरा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त 48 घंटे 24 घंटों से लेकर 48 घंटे बहुत अहम होते हैं किसी केस के लिए। क्या कहेंगे सर, एक ऐसा वाक़या हुआ है, आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद आपको अपने घर में जो ख़वातीन हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी रिजर्वेशंस हो गई हैं कि अगर यहाँ पे हो सकता है अस्मा जैसी एक खातून के साथ हो सकता है, तो ये तो फिर किसी भी खातून के साथ घर के अंदर हो सकता है। सुना है कि घर तो किसी भी औरत के लिए महफूज तरीन पनागा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ कराऊँ। मेरा नाम है इनायत कमरानी, खोखरा पार्क का रिपोर्टर भी हूँ। कल जैसे ही हमें ये पता चला इस वाक़े का, तो हमने इस वाक़े की रिपोर्टिंग भी की है। और जब ये पता चला जिस तरह से अस्मा बाजी के हाथ काट कर उसको पानी की टैंक में हाथ पांव बांध कर डाला गया है, तो मैं समझता हूँ ये दरिंदगी है। इंसानियत तो हमारे लोगों के अंदर से बिल्कुल चली गई है। जिस तरह से ये घर की मासूम बच्चों की माँ है, और क्या हो सकता है ना, जो सबूत छोड़ने के वजह से जो ये डाका है या क्या है, इन्होंने क्या किया, मोबाइल उठाया है, पर्स उठाया है, ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें उठाकर ये इस अहम केस को जो है ना पता नहीं किस मोड़ पे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन लगता ऐसे ही है बज़ाहिर कि इसको जो है प्लानिंग के तौर पर कत्ल किया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि कराची के हालात आजकल तो ऐसे ही हैं कि हम लोग ना रोड पे घूम सकते हैं, ना रास्तों पे घूम सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। कहीं से मोबाइल छीना जा रहा है, मोबाइल के चक्कर में कोई मज़ामत करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमें ये समझ नहीं आ रहा। हमारा कानून जो है ना बिल्कुल नाकाम हो चुका है, पुलिस हमारी जो है ना बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और अब तक पता नहीं कितनी ऐसी जो है ना वारदातें
हो चुकी हैं जिससे हम सब गम से न डालें, लेकिन हमारे कानून को शायद अभी तक इस पे कोई असर नहीं पड़ता। वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे बंदे पकड़ के सामने नहीं ला रहे हैं जिन्होंने ऐसे घटिया काम में जिनका हाथ है और जिस तरह से ये कर रहे हैं। काशिफ भाई, अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी आप पे आई है। मुझे ये बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए माँ जो होती है ना, और जिस उम्र में ये बच्चे हैं, वो माँ के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत बड़ा चैलेंज कुदरत ने आपके सामने खड़ा कर दिया है। तैयार हैं इसके लिए? तैयार तो हैं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का जो बात आपने कही है। लेकिन मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी माँ भी मुझे ही बनना पड़ेगा, बाप भी मुझे ही बनना पड़ेगा। इनको देखना मुझे ही है और कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो माँ देखती थी वो बाप भी नहीं देख सकता। ज़ाहिर है कि, और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी कोई बेटी होती तो फिर तो आपके लिए और भी मुश्किल होता, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है कि एक माँ का बहुत ज़रूरी होता है होना सर पे एक बच्ची के। अल्लाह ताला ने आपको 3 बेटे दिए हैं। मेरी पूरी दुआ है कि कातिल तो इंशाल्लाह ताला गिरफ़्तार हो जाएंगे, उम्मीद पूरी हमारी है और हमारी कोशिश भी ये पूरी होगी। लेकिन असल जो इस वक्त टास्क है ना, वो आपके लिए ये 3 बच्चे हैं, इनकी तरबियत में, इनकी उसमें मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि एक बाप यकीनी तौर पे इस बात को समझता होगा कि आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आयद हो गई। आप सर, मैं भी यहाँ पे थी, आपसे जब बात कर रही थी तो आपने कहा कि आपके सामने ग्रो की थी, मतलब यानी कि आपके सामने की, आपने कहा वो मेरे सामने की बच्ची थी। कोबराबाद डाखाने पे जीहरी में रहते थे। इनकी वालदा जो है डाखाने की रिहाइशें जीहरी में, तो उनकी बरावली गली में मेरा घर था वालदा का। तो बचपन से आपने देखा? जी, बचपन से मैंने देखा था। ये बच्ची शादी होकर यहाँ आई हैं माशाल्लाह से। बच्चों को छोड़ने भी जाती थी, और मैं रक्षा चलाता था पहले, तो मैं रक्षे में भी अपने वालदा के घर जाती थी। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये खिड़की लाजमी खुलती थी, कोई भी नॉक करता था गेट। ऐसे नहीं है कि ये बगैर खिड़की के नॉक खोले गेट खोल दी, ऐसा नहीं होगा। मासूम बच्ची थी बहुत, मेरे को समझो कि जान निकल गई जब सुना है तो मैंने। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ 2 बातें करना चाहती हूँ। एक तो ये, ज़रा गौर से अब हमारी ना अब हालत ज़रा देख लीजिएगा। इस वक्त हम जिस दौर में ज़िंदा रह रहे हैं ना, अच्छा ही हुआ कि हमारे माँ बाप जो हैं वो इस वक्त को देखने से पहले वो इस दुनिया से चले गए, वरना उनसे शायद बर्दाश्त ना होता। जो मैं बात कह रही हूँ, बहुत भारी बात करने के लिए जा रही हूँ, जो इस वक्त मेरे दिल में भी है और मेरे दिमाग में भी है कि हम बचपन से ही सुनते थे कि एक बिल्ली है, बिल्ली ने अगर बच्चे दिए हुए ना तो हमारे माँ बाप हमें उसको जो थे वो मारने नहीं देते थे, पत्थर नहीं मारने देते थे। नहीं, उसने बच्चे दे दिए, बिल्ली ने बच्चे दे दिए, इसको अब मार नहीं सकते। ये मतलब एक माँ का इतना लिहाज किया जाता था एक जानवर के भी। आज हम पता नहीं किस दौर में आ गए हैं, हमारे इस शहर कायद में ख़ास तौर पे पता नहीं हम लोग किस मिट्टी से अब हम लोगों की जो है ना वो एक रसाई हो रही है कि 3 बच्चों की माँ, एक औरत। अब अगर वो कोई जानने वाला था या कोई डकैती की नीयत से आया था, वो कैसे अंदर गया है ये तो बात के मामलात हैं, ये तो पुलिस तफ्तीश कर लेगी। लेकिन आप अपना सिर्फ अब हमारे दिलों की और हमारी एक जो अंदर की एक हमारे अंदर का जो जानवर है ना, वो पत्नी कैसे इतना बेकाबू हो गया है कि हम ये तक नहीं देखते कि यार हम अगर इस औरत को मार देंगे ना, इसकी बूढ़ी माँ का क्या होगा, इसके माँ बाप का क्या होगा, इसके 3 बच्चों का क्या होगा। यार ये बच्चे कैसे सदमा बर्दाश्त करेंगे। कहाँ हमें एक वक्त था कि जब हमारी तरबियत में शामिल किया जाता था कि भाई अगर किसी जानवर ने भी बच्चे दे दिए हैं किसी, तो उसको भी आप पत्थर नहीं मारो, उसको भी आप हटाओ नहीं उस जगह से, उसके लिए भी रिलैक्सेशन थी। यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चों की माँओं को मारा जा रहा है। यार बचपन से समझाया जाता था हम लोगों को कि घर के जो होता है वो औरत के लिए सबसे बड़ी पनाहगाह होता है। अगर औरत अपने घर की 4 दीवारी में अगर मुकीद है या वो अंदर है तो उससे ज़्यादा महफूज जगह उसके लिए कोई नहीं हो सकती। आपके कानून ने और हमारे यहाँ पर इस निज़ाम ने हमसे ये वाला एक जो एक फ़ख्र था या एक गरूर था ना कि घर में औरत महफूज होती है, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते। घरों के अंदर घुस के ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है। बेचारी मासूम ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन है ना, कि मतलब उनके, अब ज़रा सोचिए अपने घर की घरेलू ख़वातीन अपने जहन में लेके आइए। आपकी भी माँ बहन कोई भी तो होगी ना ऐसी घरेलू खातून। आप ज़रा सोचिए कि उसके साथ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो तो आप पे क्या गुजरेगी। तो ये जो उसका भाई था जिसने उसकी लाश अंदर से निकाली, तो वो भी ट्रेंड नहीं था, वो भी जहनी तौर पर तैयार नहीं था। उसने कोई भी सोचा नहीं होगा कि मुझे अपनी बहन की एक दिन ऐसे लाश निकालनी पड़ेगी अपने हाथों से इस हालत में।
कैसे देखा होगा, आप ज़रा सोचिए। उस माँ ने कैसे देखा होगा, उस शौहर ने कैसे देखा होगा, 3 बच्चों ने कैसे देखा होगा। और फिर हम कहते हैं कि अभी हालात जो है ना वो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो है पुलिस की जो है आला हुकाम की एक मीटिंग दूसरी मीटिंग के शहर के अंदर जो है अमन अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए। इतनी मीटिंग्स के बाद, इतने नोटिस के बाद जैसे ये खबर आती है फौरी तौर पे हमें जो अगली खबर होती है वो ये होती है कि फ़लाँ ने जो है वो फ़लाँ वज़ीर की तरफ से या वज़ीर राज सिंध की तरफ से या पुलिस हुकाम ने तशवीश का इज़हार किया है और फौरी तौर पे इसका नोटिस ले लिया। आपके उस नोटिस का क्या नतीजा निकला है आज तक की तारीख में? मुझे तो कम से कम उसका अगर कोई सिरा आपको पता है तो मुझे बता दें। मेरे नोटिस में तो कम से कम ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं आया है कि जिसको पाया तकमील तक अभी तक पहुँचा दिया गया हो, जिसका कातिल गिरफ्तार हुआ हो और गिरफ्तार होने के बाद उसको लटका दिया गया हो। मेरे सामने तो नहीं हुआ। अगर आपके सामने अगर कुछ ऐसा है, आप भी सहाफ़ी हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, आपके नॉलेज में है कोई ऐसा केस आया है? नहीं आया ना, नहीं आया। मैडम आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। देखें एक तो मासूम बच्ची थी, दूसरी बात ये है कि 2-3 बच्चे हैं उसके, और चौथी बात ये है कि ना किसी की दुश्मनी है। वो उसको लेकर आए सामने, उसी तरह से मारे हैं जिस तरह से मारा है। नेक्स्ट टाइम दूसरे घर में ये वारदात ना हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब अगर कोई ये कहता है ना, मुझे यकीन करें कि पर्सनली मुझे तकलीफ़ होती है उस वक्त जिस वक्त ऐसा कोई वाक़या होता है या कोई भी इस तरह का वाक़या होता है। उसके बाद फिर ये कहा रहता है हम कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे कातिलों को। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उनको जो है कैफ़रे किरदार तक ना पहुंचा दें। अब मतलब लफाजी से बाहर निकलें, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, वरना ये इसी तरीके से आपको हम दिखाते रहेंगे। और कराची में इसी तरीके से घरों में घुसकर डकैती में, सड़क पे चलते हुए किसी को भी अगर मारना होगा, सब दंदे जो है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे फिर रहे हैं यहाँ पर, और जो इंसान रह गए हैं वो बेचारे सिर्फ मरने के लिए हैं। फिलवक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।